Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening. चैप्टर रीड करके आए हो? Yes, ma'am. ठीक है, शुरू करते हैं क्लास। आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, ये सब कर लिया था ना हमने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ- आज हम लोग करने वाले हैं पावर
देखेंगे कि एसी सर्किट्स में पावर कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चॉक कॉइल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एलसीआर से। अगर आज समय बचता है तो एलसीआर सर्किट शुरू करेंगे। क्या कह रहे हो? स्क्रीन शेयर्ड है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। एक सेकंड, पेज ही नहीं दिख रहा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पावर इन एसी। तो एसी में देखो पावर कैसे निकालते हैं बेटा। अब तक हम लोग डीसी सर्किट में पढ़ते आए थे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट, है ना। पावर इक्वल्स टू वी आई, ये पढ़ते आए हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज और करंट एसी में दोनों क्या होते हैं भाई? वेरिएबल। वोल्टेज भी और करंट भी दोनों वेरिएबल रहेंगे टाइम के साथ। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं एवरेज पावर, ठीक है। कौन सी पावर निकालेंगे? एवरेज पावर निकालेंगे, ठीक है। एवरेज पावर कैसे निकालेंगे? यहाँ पर अपना क्या हो गया, टाइम के साथ करते हैं ना। हमने सीखा था कि अगर कोई भी आपका फंक्शन है, अगर वो टाइम डिपेंडेंट है और अगर हमें एवरेज पावर, अगर उसका एवरेज निकालना है, तो हमने सीखा था कि आप उस फंक्शन को लिखिए, टाइम के साथ उसको इंटीग्रेट करो, अपॉन में फिर टाइम का इंटीग्रेशन करो, ऊपर क्या लगा दो, टाइम की जो भी लिमिट्स है आप वो लगा सकते हो, राइट। ये कब है? हम पावर निकालने जा रहे हैं फॉर कंप्लीट साइकिल, कि एक अगर कंप्लीट साइकिल पूरी होती है तो उसमें एवरेज कितनी पावर निकल के आती है। तो बेटा आप मान लेते हैं कि सपोज करो आपके पास जो वोल्टेज है वो गिवन है वी नॉट साइन ओमेगा टी। हम करंट लेट कर लेते हैं कि करंट कितना गिवन होगा, आई नॉट बाई, एक बार माइक म्यूट करो, साइन ओमेगा टी प्लस 5। देखो सही है कि गलत है? वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने करंट को मान लिया। अरे भाई अपना माइक म्यूट करो, किस बच्चे का ऑन है? ऐसा लग रहा है खाना खा रहे हो क्लास में बैठ के, ठीक है। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। हमने यहाँ पे दो इक्वेशंस लिख ली। अब पावर का फॉर्मूला है वोल्टेज इनटू करंट। अब मैं इसी एवरेज पावर के फॉर्मूले से पावर निकालूंगी, मतलब इसी पावर के फॉर्मूले से एवरेज पावर निकालेंगे। तो देखो हमें इस फॉर्मूले का एवरेज करना होगा, करेक्ट। अगर एवरेज पावर निकालनी है, पहले तो लिखोगे मैम वोल्टेज इनटू करंट। तो वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी है और करंट कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, यही है। तो देखो वी नॉट आई नॉट को बेटा एक तरफ लिख लो, साइन ओमेगा टी एक तरफ। अब ये जो दूसरा साइन ओमेगा टी प्लस 5 है, इसमें क्या कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखो। क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, बताओ? साइन ए cos b plus cos a sin b। करेक्ट, कॉस ए साइन। तो वही लिखेंगे यहाँ पे कि साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5, करेक्ट। यस फॉर्मूला मैम। लिख दिया। अब इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो वी नॉट आई नॉट एज इट इज बाहर लिख रहे हैं,
अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ क्या बचेगा, कॉस फाई, करेक्ट, प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और यहाँ क्या आया, साइन फाई, यही बचा भाई। अब देखो मुझे तो एवरेज पावर निकालनी है, तो एवरेज पावर निकालनी है तो जो ये टर्म्स है इनका क्या लेना पड़ेगा भाई, एवरेज करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब देखो वी नॉट आई नॉट एज इट इज, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है बेटा, मैंने सिखाया है, याद करो, इसलिए बोल रही थी पढ़ के आना। बताओ, पहली क्लास जब एवरेज पावर और एवरेज करंट आरएमएस निकालना सीखा था तो मैंने बताया था ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 होता है, साइन ओमेगा टी का एवरेज और कॉस ओमेगा टी का एवरेज 0 होता है, सीखा है ना। तो ये इसका कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखो ये फाई है, फाई क्या है बताएगा कोई बच्चा, व्हाट इज फाई, यहाँ पे ये दो इक्वेशन देखो, फाई क्या है बेटा, बताओ ये फाई क्या है, अंजलि ये फाई क्या है, वोल्टेज जितने फेज से आगे है। व्हाट इज फाई, फेज डिफरेंस। भाई तुम लोगों को मैं 3 दिन से कह रही हूँ पढ़ के आ जाओ, पढ़ के आ जाओ, ऐसे नहीं काम चलेगा। मैंने यहाँ लिख दिया फाई, तब अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें पूछना चाहिए मैम ये फाई क्या है, और ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। फाई फेज डिफरेंस है, किस किस के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में, नहीं दिखता क्या, क्या पढ़ के आए हो, क्या अभी तुमसे पूछती हूँ कि तुम क्या पढ़ के आए हो, तुम्हें होमवर्क दिया था ना, कोई क्लास लीव नहीं करेगा, यहीं बैठे रहना चुपचाप, एक एक करके पूछूंगी सबसे। मोनाली, मोनाली क्लास में हो, स्टॉप प्रेजेंटिंग, ऐसे नहीं काम चलेगा भाई, मैं पढ़ाते जाऊं तुम्हें ये भी नहीं पता कि टर्मिनोलॉजी जो यूज हो रही है वो क्या है, फिर क्या मतलब है पढ़ाने का। 4 दिन से क्लास में फाई 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 चल रहा है, बट फाई का मतलब ही नहीं पता है। अंजलि, आरएमएस वोल्टेज क्या होती है, आरएमएस और पीक वोल्टेज में क्या रिलेशन है बताओ। अंजलि, यस मैम, यस मैम, तो ऐसे करते हैं बच्चे जैसे सब आता हो, मेरे को आंसर चाहिए आज, जल्दी बताओ। किसी भी अगर मैं तुम्हें कोई भी फंक्शन देती हूँ उस फंक्शन का आरएमएस कैसे निकालोगे, साहिल बताओ। क्लास में शक्ल देखने आते हो क्या एक दूसरे की, ये मेरी शक्ल देखने आते क्लास में, बताओ अंजलि क्या करने आती है बेटा, रिद्धिमा क्या होता है, आप कंप्लीट सर्कल, अगर कंप्लीट साइकिल है तो उसमें एवरेज करंट कितना होगा, 0। रिद्धिमा तुमसे पूछ रही हूँ मैं, मैम आई नॉट अपॉन √2। क्या है आई नॉट, व्हाट इज आई नॉट, हम पीक वैल्यू करंट। एक सेकंड रुक जाओ विशाल और नितांत। मैम मैक्सिमम करंट। हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट कितना होता है,
हाफ साइकिल में करंट की वैल्यू कितनी आती है? एलआर सर्किट में कौन, एलआर तो छोड़ो, तुम पहले इसमें बता दो। अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट का वोल्टेज और करंट में से कौन लीड करेगा? निष्ठा, निष्ठा बताएगी, बताओ। प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट में से कौन लीड करेगा? बोलो निष्ठा। खुशमीत बता, खुशमीत बताएगी बेटा, बताओ खुशमीत। बेटा ऐसे पढ़ने से मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैंने बोला था कि कुछ काम नहीं है, चैप्टर रिवाइज करके आना। क्यों नहीं हुआ चैप्टर रिवाइज? भाई मैं तुम्हें कितना ही पढ़ा दूं, फिर वो तुम, आज की क्लास नील है, नील। अगर मैंने आज पढ़ाया और अगर तुम्हें पुराना नहीं आता तो आज की क्लास बिल्कुल समझ नहीं आएगी। मैंने कहा था ना पढ़ के आना। अनुज बताओ, यस मैम। क्या होता है प्योर इंडक्टिव सर्किट? मैम प्योर इंडक्टिव सर्किट में मतलब जो ईएमएफ होती है वो लीड करती है करंट को बाय एंगल π/2। वेरी गुड। इंडक्टर का इंपीडेंस क्या होता है? यस मैम। इंडक्टर जो होता है ना बेटा एल, उसका इंपीडेंस कितना होता है? इंपीडेंस यानी रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस। हाँ एक्सएल लीड करते हैं और एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अनुज पढ़ के आया है ना। अब जैसे तुमने बोला कि मैम जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री से लीड करेगी, वो 90 डिग्री क्या है अनुज? यस मैम। अभी आपने बोला कि मैम इंडक्टर में वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेगी करंट को, तो 90 डिग्री क्या है? फेज डिफरेंस। हाँ, यही तो फाई है। बोलते क्यों नहीं हो क्लास में? उस वक्त मैम थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही थी आपकी, मतलब आज के लिए नियर से पूछ कर रहे हो आप। तो एक ही बच्चे को पढ़ाएंगे क्लास में? ये बाकी के जो बैठे हैं ये सब कैमरा ऑन करो। एक एक बच्चे का कैमरा ऑन होना चाहिए। कैमरा ऑन करो अभी। कोई फायदा नहीं बैठा के पढ़ा, ऐसे मैं पढ़ाती जाऊं और तुम्हें कुछ ना आए। मेरे को यहाँ पे कोई अपना काम थोड़ी है कि आई पढ़ा के चली गई, बच्चे चाहे कुछ भी करें। ये बाकी के इनको क्या इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? अनुज के अलावा और ये लड़कियां, रिद्धिमा का कैमरा ऑन चाहिए और सबसे पहले अंजलि का चाहिए, खुशमीत का चाहिए। ये रेगुलर बच्चे हैं। मेरे को तुम आज रीजन ही बताओ कि भाई तुम्हारे साथ हो क्या रहा है कि जो तुमसे होमवर्क दिया जाता है वो नहीं करते, ये बताओ। अगर मास बैच है इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारा जो मन करे तुम्हें वो करना है, पढ़ना नहीं है। स्नेहा, यस मैम। क्या रीजन है भाई, क्यों रिवाइज नहीं करके आए आप? मैम जो आपने अनुज से पूछा मुझे आता था। फाई नहीं आता था? मैम फाई पता था क्या मुझे। है मैम फेस डिफरेंस। बताया तुमने क्लास में? बताया आपने? नहीं बताया ना? मैम आपने जब नाम मैं नहीं लिया। 40 बच्चे हैं, मैं 40 बच्चों का नाम ले सकती हूँ? मैं वहां बोल रही हूँ बेटा फाई क्या है, फाई क्या है?
ऐसे बैठे हुए पता नहीं मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रही, हाँ कोई और बच्चा बैठा है मैं उसे पढ़ा रही हूँ। खुशमीत कैमरा ऑन करो। रिद्धिमा कैमरा, अंजलि क्यों नहीं करके आई? निष्ठा, निष्ठा बताएगी सबसे पहले। निष्ठा क्या रीजन रहा? द कैमरा ऑन, कैमरा ऑफ कर दिया इसमें। हंसी आ रही है ना? जतिन क्यों नहीं पढ़ गया है? क्या परेशानी आ रही है बताओ? बाकी की जिनकी कैमरे ऑन नहीं है ना, इनको तो मैं बताऊंगी अगले क्लास में। तुम सारे तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगी और जब उनके सामने आपके जो रिपोर्ट कार्ड है ना, जो आपके टेस्ट होते हैं हर संडे, वो रिपोर्ट कार्ड शो होगा कि क्या करते हो। तुम्हारे सारे रिपोर्ट्स भेजूंगी तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स के पास। पता तो चले बच्चे कर क्या रहे हैं। जेई करना है? हैंड रेज करो। जेई करना है? एक अक्षित को जेई करना है। बाकी क्या करने आए हैं यहाँ पे? अब खुद से एक बार ये पूछो, अपनी अंतरात्मा से ये पूछो कि जैसा हम पढ़ रहे हैं हम जेई निकाल लेंगे? खुद के साथ दिन में 10 मिनट समय बिताते हो? खुद के साथ समय बिताया करो 5 मिनट, और उसमें देखा करो कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे जेई निकलेगा? मैंने सोचा चलो बच्चों के साथ ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा डीपीपी दे देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। बच्चे डीपीपी तो छोड़ो, बच्चे क्लास नोट नहीं उठा के पढ़ रहे हैं। फिर ना पढ़ाए ना, फिर तुम्हें बता दो बैच बंद कर दें ये वाला। बताओ मेरे को, बैच बंद कर दें ये? अगर यही हाल रहा ना तो बैच बेटा ये बंद हो जाएगा, ये बैच। इस बैच में से जो अच्छे अच्छे बच्चे थे 3 4 5 तुम्हें दिख रहा होगा, वो नहीं आते अब, उनको दूसरे बैच में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है? और अगर यही चलता रहा तो 1 2 बच्चे जो अच्छे हैं हमें जो दिख रहे हैं हम उनको ले लेंगे, बाकी जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनको नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है ऐसे स्टूडेंट्स की। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमारे पास 10 अच्छे बच्चे हैं, हम उन्हें पढ़ाएंगे, चाहे हमें उनको पूरे दिन बैठ के पढ़ाना पड़े। एक बच्चा आएगा, उस एक बच्चे को पढ़ाएंगे। अगर यही हाल रहा तो दिस बैच विल क्लोज सून, मार्क माई वर्ड्स। और फिर रोते रहना कि मैम फिजिक्स क्लास में स्कूल में समझ नहीं आ रही, फिजिक्स मैथ हो नहीं रहे हैं, अब क्या करना है? क्या करोगी निष्ठा बताओ? अगर ये बैच बंद हो जाएगा तो तुम्हें क्या लॉस होंगे, पहले तो ये बताओ। कुछ लॉस होगा कि कुछ लॉस नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो भाई बढ़िया ही है, फिर हमारी एनर्जी सेव हो जाएगी। बताओ बब्बल, बब्बल के नाम से जिसने ज्वाइन किया बेटा बताओ। खुशमीत को 100 बार बोल चुकी, बट इस बच्ची का कैमरा ऑन नहीं हुआ है। आदित्य कुछ लॉस होगा? अगर ये बैच बंद होगा तो कुछ लॉस होगा तुम्हारा? भूत बन के बैठ गए, भूत बन जाओ, कुछ मत बोलो। वो अच्छा नहीं पढ़ाते, वो टीचर्स नहीं पढ़ाते, वो टीचर का समझ नहीं आता। हमेशा टीचर्स में कमियां ढूंढो। टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे यहाँ के हो चाहे स्कूल के हो, कमी होती है बच्चों में। टीचर्स पढ़ा रहे हैं और घर पे जाके रिवीजन नहीं करोगे आप लोग तो 2 दिन बाद क्या फाई है, क्या आई नॉट है, क्या IRMS है, क्या VT है, क्या IT है, ये जो टर्म है ना, ये टर्म यही नहीं समझ में आएंगे कि लिख क्या रहा है। हम भी इस फेज से गुजरे हैं। होता है ना ऐसा? खुद बताओ,
अगर आज मैंने कुछ चैप्टर पढ़ाया और तुमने 4-5 दिन तक वो रीड नहीं किया तो नोट्स पढ़ने में दिक्कत आती है कि नहीं आती? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, फिर क्यों ऐसा करते हो? क्यों रोज का रोज 5 मिनट में नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते? क्या दिक्कत है बताओ? आधा सिलेबस हो गया तुम्हारा जेई का, फिजिक्स का, एसी चल रहा है, एसी, इसके बाद गिने चुने चैप्टर से 3-4। तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करें, सबको बैठ के बताओ, सब जितने भी बच्चे हैं। अभी मैं शीट ओपन कर लेती हूँ, तुम्हारे सबके एक एक करके पेरेंट्स को कॉल करती हूँ कि भाई आपके बच्चे हैं सर और मैम, आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बताओ इनको कैसे पढ़ाया जाए। करें ऐसा? अच्छा लगेगा? मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी क्लास पढ़ा रही हूँ, तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। अगर यही रहेगा तो हम तीनों टीचर्स डिसाइड करेंगे, इस बैच को क्लोज कर देंगे अगर हमें 1 हफ्ते 2 हफ्ते में यहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी तो। ठीक है, अपना आपको फिर जैसे पढ़ना है आप वैसे पढ़ो। और अगर आप चाहते हो कि ये बैच कंटिन्यू रहे, हमें जेई की हेल्प मिलती रहे जनवरी तक, तो कुछ पढ़ लिया करो। बोलो अक्षित, क्या कहना चाहते हो? जो दूसरे बैच के बच्चे हैं ना, अभी तुम्हें कंपटीशन बताती हूँ। तुम दूसरे स्कूल तक, दूसरे कॉलेज, सॉरी दूसरे स्कूल, दूसरे रीजन, इसका तो बात छोड़ ही दो। 100 हजारों कोचिंग है, हजारों कोचिंग्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, हजारों कोचिंग, लाखों बच्चे। तुम सिर्फ अवंती की बात ले लो, अवंती के दूसरे बैच में इतने माइंड ब्लोइंग स्टूडेंट्स हैं, इतने माइंड ब्लोइंग स्टूडेंट हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम ये पढ़ के आ जाओ। ठीक है भाई, तो एवरेज कितना हुआ? पी एवरेज बी नॉट आई नॉट। यहाँ पर थे हम, देखो साइंस केयर का बेटा एवरेज जो होता है वो होता है हमारा 1/2, तो हमने यहाँ पर 1/2 लिख दी। अब कॉस फाई, यानी फाई है हमारा फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस तो हो सकता है मान लो 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 हो, 45 हो, है तो कांस्टेंट क्वांटिटी। भाई कॉस फाई कांस्टेंट क्वांटिटी है, अब कांस्टेंट क्वांटिटी का एवरेज 0 तो कर नहीं सकते, तो कॉस फाई को एज इट इज लिख दो, कॉस फाई। इसका एवरेज नहीं हो सकता, एवरेज करते हैं जो क्वांटिटी जैसे टाइम के साथ चेंज हो रही है, जैसे ओमेगा टी। अब देखो कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, इसका कितना होता है भाई? 0 है ना, जीरो। तो इसका 0 हो गया। तो यहां से देखो तुम्हारे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या फॉर्मूला आया? V नॉट आई नॉट 1/2 को आगे ले लो इंटू कॉस फाई। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ दोबारा लिखती हूँ। ये फॉर्मूला याद रख लेना और कुछ याद ना लिख, इस सबकी कोई जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर से लिख रही हूँ 1/2 V नॉट आई नॉट इंटू कॉस फाई। ये कौन सी पावर आई है? एवरेज पावर। ठीक है, यस मैम। हाँ, ये तुम्हारी आ गई एवरेज पावर। बढ़िया, एवरेज पावर आ गई। अब देखो मैं ये लिख सकती हूँ कि हमारे पास IRMS होता है कितना? आई नॉट बाय √2। VRMS होता है V नॉट बाय √2। अब देखो इसको कैसे लिख दो?
यहाँ तक कुछ दिक्कत, कोई गड़बड़ नहीं। इसको लिख दो VRMS, ये हो गया IRMS और ये हो गया cos फाई। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया एवरेज पावर का इन टर्म्स ऑफ RMS वैल्यू। ये RMS वैल्यूज है बेटा। V0 I0 कौन सी वैल्यूज होती हैं? ये होती है तुम्हारी पीक वैल्यूज। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू करंट और वोल्टेज। सही है। अब यहाँ पर बात आई कि ये cos फाई क्या है। ये cos फाई को बोला जाता है बेटा पावर फैक्टर। क्या? पावर फैक्टर। अगर तुमसे सवाल में एवरेज पावर ना पूछ के पूछा जाए कि पावर फैक्टर निकालो, इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है cos फाई की वैल्यू। cos फाई अगर सवाल आता है कि फाइंड द पावर फैक्टर, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ cos फाई पूछा जा रहा है। अब बात आई कि मैम cos फाई क्या है। अब याद करो लास्ट क्लासेस में हमने tan फाई निकालना सीखा था LR और RC सर्किट में। Yes, LR ma'am. और RC ऐसे कुछ बनाया था। LR सर्किट की बात करें तो यहाँ पर था तुम्हारा R, यहाँ पर था XL और ये आया था बेटा हमारा Z और ये थी फाई, है ना। तो tan Yes, फाई ma'am. निकाला। tan फाई था फेज डिफरेंस। पर क्या होगा भाई परपेंडिकुलर यहाँ से XL XL. बेस क्या बन गया R, है ना। R. अब इसी डायग्राम का यूज करके cos फाई निकालना था बस, ठीक है। यही डायग्राम का यूज करके XL और R गिवन होंगे। cos फाई क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है भाई? R, हाइपोटेन्यूज क्या है? Z। तो यानी यहाँ पर LR सर्किट में cos फाई अगर पूछा जाए तो क्या निकालोगे? R बाय Z निकालोगे। RC सर्किट की बात कर लेते हैं भाई। RC सर्किट में रेजिस्टेंस यहाँ आता है, XC नीचे बनता है और यहाँ पर तुम्हारा फिर Z आता है। अब यहाँ बनेगा ये फाई। तो यहाँ भी cos फाई कितना हो जाएगा? देखो परपेंडिकुलर अभी भी तुम्हारा Z, बेस तुम्हारा R, तो R बाय Z। ठीक है। तो यानी पावर फैक्टर तुम्हारा क्या हो गया इन केस ऑफ LR और RC सर्किट? R बाय Z। ठीक है, ये पावर फैक्टर है। फॉर्मूला याद रहेगा R बाय Z। Z कैसे निकाल सकते हो बताओ? इस केस में Z कितना आता है? अंडर रूट ऑफ Under root R. वेरी गुड, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर C। ठीक है। तो ये तुम्हारा Z की वैल्यू R बाय Z, यहाँ से पावर फैक्टर निकल के आ जाएगा। एक टर्म आती है फिर एपरेंट पावर। ये याद रखो, ये अभी तक हमने एवरेज पावर निकालनी सीखी है, तो एवरेज पावर ही पूछा जाता है। एवरेज पावर के अलावा नहीं आता, या तो एवरेज पावर या पावर फैक्टर। उसके बाद आती है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर में बस क्या होता है? VRMS और IRMS करना होता है। इसमें पावर फैक्टर नहीं लगाते। cos फाई वाली टर्म सिर्फ ये टर्म रहेगी, इसको हम बोलते हैं एपरेंट पावर। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अगला टर्म आता है हमारा चोक कॉइल का। अच्छा, इसमें तुम निकाल भी सकते हो। चलो बताओ, हम यहाँ पे लिखते हैं, ये मेरा सर्किट का नाम, टेबल बनाते हैं। ये मेरा फाई, फाई फिर से लिखती हूँ फेज डिफरेंस। यहाँ पर पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या? cos फाई। बताओ cos फाई। बेटा, अगर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस वाला सर्किट है तो कितना फाई होता है V और I के बीच में? 0 0 डिग्री। cos फाई कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। इंडक्टर की बात कर लेते हैं। इंडक्टर में कितना आता है फाई? पाई बाय 2। 90 डिग्री। पाई बाय 2 मतलब 90। cos 90 कितना हो गया? 0। ठीक है, 0। तो यहाँ पर पावर फैक्टर 0 आया। कैपेसिटर के केस में बताओ, 90 फेज डिफरेंस 90 डिग्री रहेगा। 90। यहाँ भी फाई कितना हो गया? 0। 0।
LR और RC में हमने यहाँ ड्रॉ कर ही लिया है, ठीक है। LR और RC सर्किट का मैंने यहाँ पे तुम्हें ड्रॉ करा दिया है। अब देखो, अब बात करते हैं हम चोक कॉइल की, कि चोक कॉइल क्या होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का टॉपिक है। अगले पेज पे लिख देते हैं चोक कॉइल। किसने पढ़ा है स्कूल में चोक कॉइल? No, स्कूल ma'am. में कभी No, ma'am. ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे चॉक कॉइल। देखो, चॉक कॉइल का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई एक ऐसा डिवाइस है जहां पर हमें वोल्टेज को कम करना है। जैसे सपोज करो हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट आती है। अब लेकिन जो ये तुम्हारी ट्यूब लाइट है, ये ट्यूब लाइट को खतरा होता है अगर इतनी हाई वोल्टेज हम यूज करें। अगर 220 वोल्टेज को डायरेक्ट कनेक्ट करोगे तुम्हारे घर में आने वाली वोल्टेज से, तो ये खराब हो सकती है। इनको बचाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है चोक कॉइल। मतलब कि कैसे? हाउस होल्ड वोल्टेज सप्लाई कितना है, घरों में कितनी आती है? 220। हमारे घरों में कितना वोल्टेज आता है भाई? 220 वोल्ट और Yes, 320। Yes, ma'am. अब मान लो हमारे पास एक ट्यूब लाइट है। अब ये ट्यूब लाइट 220 नहीं झेल सकती, तो अब मेरे को बेटा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो कम करनी है। तो बताओ कैसे करेंगे? या तो तुम कहोगे मैम सीधा सीधा रेजिस्टेंस लगा दो, एक आर वो आर, है ना। अब मान लो कि कोई भी करंट आएगा, आई तो ये इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना भाई। टोटल तो वोल्टेज कितनी है? 220। टोटल तो 220 है। अब यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ तो हम यहाँ ड्रॉप करा देंगे मैम। अगर मान लो रेजिस्टेंस 50 है और करंट कितना आ रहा है, कितना मान ले, कुछ भी मान लो, 4.4। 4 मान लो। 4 तो होगा भी नहीं, 4 एम्पियर तो बहुत हो जाएगा, 1 एम्पियर मान लो, ठीक है। चलो 2 मान लो, तो यानी 50 × 2, तो यहाँ पर कितना वोल्ट तुमने कम करा दिया? 100 वोल्ट तो तुमने यहाँ ड्रॉप करा दिया। तो इसका मतलब इस वोल्टेज के अक्रॉस कितना जाएगा? सिर्फ इसके इसके सॉरी, ये तुम्हारी जो ट्यूब लाइट है, इस ट्यूब लाइट के अक्रॉस कितना वोल्टेज गया? सिर्फ 110। 100 यहाँ चला गया, तो 120। यानी एक तो तरीका है कि हम रेजिस्टेंस लगा दें, है ना, सीरीज में। तो अगर रेजिस्टेंस लगाएंगे तो कुछ पोटेंशियल तो रेजिस्टेंस खा जाएगा भाई। रेजिस्टेंस का काम क्या है? पोटेंशियल को खाना। तो पोटेंशियल कुछ रेजिस्टेंस क्या है? कुछ पोटेंशियल खा जाएगा, तो ट्यूबलाइट बच जाएगी। लेकिन यहाँ पर होगा क्या? रेजिस्टेंस का पावर फैक्टर देखो कितना है, 1, है ना। रेजिस्टेंस का पावर फैक्टर 1 है। इसका मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर क्या हो जाएगी? वेस्ट होगी। पावर मैक्सिमम है, देखो cos phi 1 आ रहा है पावर फैक्टर, यानी जो भी पावर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर तुम लिख तो सकते हो कि टू रिड्यूस द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, है ना, सॉरी Yes, ma'am. अक्रॉस रेजिस्टेंस थोड़ी, अक्रॉस ट्यूब लाइट। No, right. हाँ, ट्यूब लाइट के अक्रॉस कम करना है ना। इसको कम करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं? वी कैन कनेक्ट आ व्हाट? रेजिस्टेंस। अब लगा तो सकते हैं, लेकिन पावर लॉस क्या रहेगा? बट लॉस ऑफ पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस शुड बी हाई, है ना। अभी देखा पावर फैक्टर 1 है, तो यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस बेटा जो पावर का लॉस हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो हम इस पावर को लॉस क्यों करें, है ना। भाई पावर को लॉस नहीं करनी। पावर का फॉर्मूला भी हमने देखा ना, VRMS IRMS इंटू cos phi। cos phi कितना है? 1। तो पावर कितना आया? VRMS IRMS। मतलब मैक्सिमम पावर लॉस हो रहा है भाई तुम्हारा रेजिस्टेंस के पास, तो वो हम चाहते नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? चोक कॉइल, ठीक है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम समझ में आई क्या है? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, हमें इस ट्यूबलाइट के अक्रॉस वोल्टेज कम करना है क्योंकि 220 पे तो खराब हो जाएगी। हमने रेजिस्टेंस लगाया तो सही, पावर वेस्ट हो रही है, पावर को वेस्ट नहीं कर सकते, तो दूसरा कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा। तो वो जुगाड़ आया चोक कॉइल का जुगाड़। तो चोक कॉइल क्या होता है भाई, तुम्हारा जो LR सर्किट है ना, अभी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है LR सर्किट, वही चोक कॉइल है। तो अब की बार तुम अपने ट्यूब लाइट में रेजिस्टेंस के साथ एक और चीज फिट कर दो, क्या, इंडक्टर। कर दिया। और ये एग्जैक्टली होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर ही होगा। ये L है और ये क्या है, R, और ये तुम्हारी ट्यूबलाइट, CFLs भी बोल सकते हैं इनको, फ्लोरोसेंट डिवाइस। ठीक है, फ्लोरोसेंट के नाम से भी आ जाता है कई बार, CFLs। CFL, ठीक है। अब एक बात बताओ, L क्या है, इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है भाई, L इंडक्टर यानी सोलिनॉइड तो है ये भाई, L इज इंडक्टर, और ये एग्जैक्टली है क्या, सोलिनॉइड। Solenoid. सोलिनॉइड को तो ऐसे लपेटा गया है गोल 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 वायर्स में। तो सोलिनॉइड किससे मिलके बना होता है भाई, कंडक्टर से। क्या कंडक्टर के पास खुद का रेजिस्टेंस नहीं होगा, होगा, कंडक्टर है, कंडक्टर के पास खुद का रेजिस्टेंस तो होता ही है। तो ये वही समझ लो, ये जो रेजिस्टेंस R है, ये वही रेजिस्टेंस है जो इस इंडक्टर की वायर्स का है। ठीक है, तो इस LR सर्किट को ही बोला जाता है चोक कॉइल। यही ही चोक कॉइल है। अब क्या होगा, इंडक्टर के अक्रॉस cos फाई कितना था, इंडक्टर के अक्रॉस cos फाई आया था 0, मतलब कि इंडक्टर के अक्रॉस पावर का लॉस नहीं हो रहा, राइट, 0 हो रहा है। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर का लॉस हो रहा है वो हो रहा है 1। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं टू रिड्यूस द वोल्टेज अक्रॉस CFL, क्या करेंगे भाई, cos फाई हमें क्या करना पड़ेगा, जितना कम हो सके, है ना, मैक्सिमम तो 1 है, हमें कम से कम लिखना पड़ेगा। और पावर फैक्टर क्या बताया था मैंने अभी, R/Z, यही बताया था, R/Z. cos फाई R/Z। अब ये LR सर्किट है तो यहाँ पर Z कितना हो जाएगा, R² प्लस XL का स्क्वायर, XL square. Yes, ma'am. अब खुद देखो, मेरे को ये बताओ, मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊं या कम रखूं, क्या करना चाहिए मेरे को cos फाई क्या करना है भाई, मेरे को cos फाई चाहिए कम, cos फाई मुझे चाहिए कम। मैम कम कर दें। हाँ, cos फाई करना है कम, तो हमें Z को क्या करना पड़ेगा भाई, ज्यादा, इनवर्सली है। Yes, ma'am. ज्यादा करना यस पड़ेगा. मैम। तो Z शुड बी हाई, तो भाई Z को तो ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास cos फाई को कम करना है। तो यहां से तुम लिखोगे Z शुड बी हाई, है ना, Z को मैम हाई करेंगे। Yes, ma'am. अब Z को हाई, अब मेरे को सेकंड बात बताओ, R के साथ क्या करोगे, R को क्या होना चाहिए, कम होना पड़ेगा। R शुड बी, हाँ, R को कम होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक तो भाई R के अक्रॉस ज्यादा पावर लॉस हो रहा है तो R को तो कम ही करना पड़ेगा। जब Yes, R ma'am. के पावर लॉस ज्यादा है तो R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, R की वैल्यू तो कम होनी चाहिए। और यहाँ से भी देख सकते हो ये डायरेक्ट रिलेशन में है ना, तो R को कम होना पड़ेगा, तो R शुड बी स्मॉल। अब खुद देखो Z क्या है, Z का फॉर्मूला है तुम्हारे पास ये, तो Z बढ़ाने के लिए किसको बढ़ना पड़ेगा, XL को। हाँ राइट, अगर Z बढ़ाना है
तो तुम्हारे पास रेजिस्टेंस को बढ़ा नहीं सकते, तो तीसरा रास्ता है एक्सएल बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से थर्ड तुम लिखोगे एक्सएल शुड बी हाई। तो ये 3 कंडीशन है जो तुम्हें चोक कॉइल की पता होनी चाहिए। अगर चोक कॉइल को वर्क कराना है तो Z ज्यादा होना चाहिए, R कम, एक्सएल हाई। बस इतना याद रखो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर ज्यादा लॉस होगी तो R कम कर दो, R कम कर दो, बस। इम्पीडेंस तो ज्यादा करना ही है, इम्पीडेंस ज्यादा करना है तो कैसे करेंगे, इंडक्टर से करेंगे, L बढ़ा के। ठीक है, क्लियर है भाई? तो तुम्हारा ये पावर फैक्टर आ जाएगा, इतने से ये तुम्हारा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इतने पावर फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा आपका वोल्टेज। क्लियर है भाई क्या है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यही तुम्हारा है LR, सॉरी चोक कॉइल। दिस इज योर चोक कॉइल। इसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होता है LCR सर्किट। LCR सर्किट भी देख लेते हैं एक बार। देखो, अभी तक हम पढ़ चुके हैं प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर और प्योर रेजिस्टेंस। फिर हमने कॉम्बिनेशन बनाए भाई LR के और RC के। अब हमने तीनों इकट्ठे लिख दिए, तीनों अब याद रखना ये सीरीज में है, तीनों को सीरीज में ही होना पड़ेगा। तो भाई तीनों सीरीज में है, यहाँ पर इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है। सबसे पहले हमने मान लिया कि भाई सर्किट में जो करंट जा रहा है वो जा रहा है I0 साइन ओमेगा टी, मतलब करंट का फेस है ओमेगा टी। करंट का जो फेस है भाई वो साइन ओमेगा टी है। करंट जा रहा है, L में जा रहा है, C में जा रहा है, अपने फिर R में जा रहा है। ठीक है, अब आप इन तीनों के अक्रॉस लिख लो पीक वोल्टेज, कि भाई इंडक्टर की जो पीक वोल्टेज रहेगी वो V0L है, कैपेसिटर की जो पीक वोल्टेज है वो V0C है, रेजिस्टेंस की जो पीक वोल्टेज है वो कितनी है, V0R। अब हमें करना क्या है भाई, हमें निकालना है कि ये जो तुम्हारी EMF है, इस सर्किट की वोल्टेज जो है, इस सर्किट की वोल्टेज कितनी है। ठीक है, सर्किट की वोल्टेज निकालनी है, वो हमें चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, इस सर्किट की वोल्टेज का एक तो चाहिए कि पीक वैल्यू, दूसरा चाहिएगा कि इस कंप्लीट सर्किट की पीक जो वोल्टेज है वो करंट के साथ कितने फेज डिफरेंस में। ये दो ही चीज तो निकालते हैं भाई। इस वोल्टेज को जब आप लिखोगे कि इस सर्किट का वोल्टेज आप लिखोगे तो आपको एक तो पीक वैल्यू चाहिए कि V0 कितना होगा, उसके बाद आपको चाहिए होगा कि ये फेज डिफरेंस कितना बनेगा, है ना। ये तो चीज निकालते हैं, अब वही हमें देखना है। चलो सबसे पहले लिखेंगे कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के पास टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन लिख देंगे, जैसे अभी तक LR और RC सर्किट में लिखी थी। कितना, पीक वोल्टेज V0R। ठीक है, अब करंट और रेजिस्टेंस के बीच में फेज डिफरेंस सेम रहता है, तो भाई वोल्टेज का जो यहाँ पर फेज है रेजिस्टेंस के पास वो ओमेगा टी हो जाएगा एज इट इज। कैपेसिटर में कौन लीड करता है भाई, कैपेसिटर के करंट लीड करता है। तो करंट को आप चेंज नहीं कर सकते, करंट को आप चेंज नहीं कर सकते, करंट तो ऑलरेडी ओमेगा टी है। तो आप कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है टाइम वाली, आप लिखोगे V0C पीक वोल्टेज साइन ओमेगा टी माइनस π/2, यानी आपने वोल्टेज को करंट से 90 डिग्री पीछे कर दिया। यही लिखा था हमने कैपेसिटर में। यस नोट्स देख। हाँ, इंडक्टर में क्या लिखोगे भाई, अब आप देखोगे इंडक्टर में तो जो वोल्टेज है इंडक्टर के क्रॉस करंट से आगे रहती है 90 डिग्री, तो करंट का जो फेस ओमेगा टी है उसमें तुमने 90 डिग्री फेस आगे कर दिया। कहां पर, इंडक्टर के अक्रॉस। इंडक्टर की जो वोल्टेज, देखो यहाँ पे एक गड़बड़ मिल गई, इंडक्टर के अक्रॉस पीक वोल्टेज कितनी है, V0L है, ये V0L आ जाए। ठीक है, अब बात आई भाई तीनों सीरीज में है, तीनों के पास बेटा जो पीक करंट होगा, क्या जो करंट जाएगा वो सेम करंट जाएगा। देखो तीनों सीरीज में है तो करंट तो भाई सेम होगा, बट एक बार पीक करंट देख लेते हैं कि तीनों के अक्रॉस पीक करंट कितना रहेगा। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं देखो रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पीक वोल्टेज, अब याद सुनना, अगर करंट पीक ले रहे हो तो वोल्टेज भी कौन सी लोगे, अगर करंट पीक लिया तो वोल्टेज भी पीक लेनी पड़ेगी, है ना।
तो अगर पीक करंट Yes, ma'am. निकाल रहे हैं तो वोल्टेज के अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पीक वोल्टेज लिख दी वी नॉट आर, इसका रेजिस्टेंस लिख दिया। सिमिलरली अगर मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस पीक करंट लिखना है तो कैपेसिटर की पीक वोल्टेज वी नॉट सी है तो वी नॉट सी लिख दी, यहाँ पे देखो है ना, वी नॉट सी लिख दी। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सी, यहाँ पर एक्सी लिख दिया। बताओ इतना कुछ समझ में आया? यस Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीसरा टर्म इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस मुझे मैक्सिमम करंट आई नॉट लिखना है तो क्या लिखेंगे भाई, इस इंडक्टर की पीक वोल्टेज वी नॉट एल अपॉन एक्सएल, सही है, लिख दिया। यस मैम। बढ़िया। अब बनाएंगे फेसर डायग्राम। तो फेसर डायग्राम तो सीधा सीधा वी नॉट आर वाली तो सीधी लाइन, क्योंकि ये करंट के साथ है फेस में, वी नॉट आर भाई वी नॉट एल 90 डिग्री आगे और वी नॉट सी 90 डिग्री पीछे, ये तीनों एक साथ बना दिए सर्किट। जैसे तुमने अभी एलसी और उनका बनाया था ना अलग अलग, अब ये तीनों एक साथ हैं, बताओ सही है कि गलत है? वी नॉट सी वाला 90 डिग्री पीछे है तो देखो रेजिस्टेंस के पीछे बनाया है, यानी इसको नीचे वाली डायरेक्शन में बनाया है। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बस इतना ही समझ में आना चाहिए। आ गया? अब बात आती है, अब बनेंगे इसमें केस। पहला केस क्या है बेटा, पहला केस मैंने बनाया है, वोल्टेज हमने यहाँ जो लिखी है, मैं मान लेती हूँ कि जो हमारे पास इंडक्टर है वो वाली वोल्टेज ज्यादा है, ये हमने लेट किया है, ठीक है? ये लेट करना है, अज्यूम केस बना रहे हैं हम लोग, तो हमने अज्यूम कर लिया कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा है एज कंपेयर टू कैपेसिटेंस। तो एक बात देखो, वी नॉट एल और वी नॉट सी 180 डिग्री आगे पीछे है एक दूसरे के, है ना, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, देखो एकदम एकदम आगे पीछे 180 डिग्री। बेटा अगर वी नॉट एल ज्यादा हो जाएगा तो मुझे बताओ ये एरो किधर की तरफ रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का? अभी तो वी नॉट एल की तरफ। अभी तो दोनों ऊपर और नीचे हैं। अगर वी नॉट एल ज्यादा है तो वी नॉट सी तो गायब ही हो जाएगा ना। यस मैम। Yes, ma'am. और वी नॉट एल क्या आ जाएगा भाई, कुछ कम आ जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा ऊपर वाली वैल्यू 8 है, नीचे वाली वैल्यू 2 है, तो रिजल्टेंट कहाँ आया, बड़ा ऊपर की तरफ आया ना, 6 बचेगा ऊपर की तरफ। तो यानी नीचे Yes, का ma'am. फटी गया, ऊपर क्या बचा, सिर्फ 6 बचा, राइट? 6 बचा ना, नीचे का 2 तो हट गया, ऊपर बचा 6। तो इस सर्किट डायग्राम को कुछ ऐसे ही बनाएंगे। देखो यहाँ पे क्या वी नॉट आर तो एज इट इज, लेकिन जब यहाँ बचेगा वो क्या बचा, वी नॉट, यानी हमने 8 माइनस 2 लिखा, 8 यानी वी नॉट एल में से क्या माइनस कर दिया, वी नॉट सी माइनस कर दिया, ठीक है? इन दोनों का रिजल्टेंट क्या देगा भाई, वी नॉट देगा, वही फाई है। बताओ क्लियर? तो यहाँ से 10 यस मैम। 10 फाई कितना हो जाएगा, करेक्ट? यस मैम। और इम्पीडेंस के टर्म्स में बनाएंगे तो, अब मैं बेटा इसको इम्पीडेंस के टर्म्स में बनाऊं तो रेजिस्टेंस एक्सएल माइनस एक्सी Yes, ma'am. तो मेरा जेड और ये फाई, तो एक और 10 फाई यहाँ से कितना आया, बताओ सही है? यस मैम। तो यहाँ पर ये इतना हो गया तुम्हारा, बस क्लियर। फिर उसके बाद हमें निकालना है पीक वोल्टेज की वी नॉट कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, वी नॉट का क्या, वी नॉट निकालना है तुम्हें। देखो ये डेरिवेशन तुम्हें कोई याद रखने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है वी नॉट जो होगा सर्किट का पीक वोल्टेज है, तो सर्किट का करंट मल्टीप्लाई बाय सर्किट का रेजिस्टेंस होना चाहिए। सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है, इम्पीडेंस, राइट? सर्किट का रेजिस्टेंस होगा इम्पीडेंस। तो आई नॉट एज इट इज, अब तक जेड लिखते आ रहे थे आर स्क्वायर प्लस या तो एक्स सी स्क्वायर लिखते थे या एक्स स्क्वायर एल लिखते थे, यही लिखते थे। अब दोनों हैं, तो अब दोनों हैं तो बेटा दोनों का डिफरेंस ले लेना, एक्सएल माइनस एक्सी का डिफरेंस, है ना? बताओ। Yes, ma'am. यस मैम। सर्किट का वोल्टेज निकालना है, सर्किट का वोल्टेज यानी सर्किट की पीक वोल्टेज, तो हम पीक करंट लेंगे
मल्टीप्लाई बाय, अब सर्किट के अक्रॉस का रेजिस्टेंस लिखेंगे। देखो ध्यान से, अगर मैंने रेजिस्टेंस के अक्रॉस पीक करंट निकाला आई नॉट, तो कितना आया वी नॉट आर बाय आर। यहाँ पर तुमने सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए लिखा, अगर तुम्हें पूरे सर्किट का चाहिए तो पूरी सर्किट की जेड लिखोगे। तो सर्किट का जेड होता है इम्पीडेंस, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये वी नॉट आ गया, यस मैम, इम्पीडेंस निकालना आ गया। यस मैम, Yes, ma'am. ये फॉर्मूला है यहाँ पर इम्पीडेंस का, ये देखो। ये हमारा इम्पीडेंस। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये tan फाई एक्सएल माइनस एक्सी, ये हमने निकालना सीख ही लिया। cos फाई, यहाँ पर पावर फैक्टर फिर से, यहाँ पर देखो पावर फैक्टर भी r बाय जेड, यानी पावर फैक्टर चेंज नहीं होगा, r बाय जेड रहेगा, बट z चेंज होता रहेगा, तो z देख लेना क्या बनेगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड केस क्या हो जाएगा भाई? सेकंड केस में मान लेते हैं कौन बड़ा हो गया, किसको बड़ा कर दे? एक्सी को बड़ा कर दे। अब की बार नीचे वाला जो नीचे वाली जो वैल्यू है तुम्हारी वी नॉट सी की, वी नॉट सी बड़ी कर दी भाई। अगर तुमने वी नॉट सी बड़ा कर दिया तो नेट कहाँ पर आएगा? नीचे की तरफ। तो देखो यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया। तो अब क्या लिखोगे भाई? ऊपर वाला टर्म गायब हो गया। देखो अब ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पर मेरे पास 2 है, यहाँ पर मेरे पास 8 है, तो अब की बार क्या बचेगा भाई? यहाँ तुम्हारा 6 बचेगा ना, बस। तो ये वाला हट जाएगा। तो ऐसे ही सिमिलर यहाँ हुआ। तो ये 8 यहाँ पे कौन सा था तुम्हारा? ये वी नॉट सी था, ऊपर क्या था? वी नॉट एल। तो किस में से क्या घटाया है? 8 में से 2, यानी वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल घटाया है। तो एज इट इज यहाँ लिख दिया। इसको हम इम्पीडेंस में भी लिख सकते हैं भाई, एक्सी माइनस एक्सएल, यहाँ पर क्या आ जाएगा? जेड, और ये तुम्हारा रेजिस्टेंस आर। ये बहुत बार कर चुके हैं। अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा? वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इंटू जेड, यानी इम्पीडेंस तो रहेगा, बट यहाँ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो आर स्क्वायर प्लस, अब की बार जो बड़ा हो गया उसमें से वो घटा दो, एक्सी माइनस। ये सिंपल सी बात है, जो बड़ा हो जाए वो घटा दो, खत्म बात। अगर नहीं भी घटाओगे तो ऊपर स्क्वायर है, वो फिर भी प्लस होकर ही वैल्यू आएगी। ठीक है, डन। ये वैल्यू हो गई। यस मैम। उसके बाद तीसरी कंडीशन बचती है। तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन कहता है कि अभी तक तो हम करते आ रहे थे कि एक ज्यादा था, अब की बार दोनों को क्या कर दो? बराबर, कि जो वी नॉट एल है वो वी नॉट सी के बराबर हो गई। बराबर है। बराबर हो गई तो यानी एक्सी एक्सएल के बराबर हो जाएगा। अगर बेटा एक्सी एक्सएल के बराबर है तो इम्पीडेंस कितना हो गया बताओ? अभी तक तुम जेड करते आ रहे थे ना, आर स्क्वायर प्लस जो भी बड़ा है उसमें से 1 माइनस करेंगे उसका स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये टर्म तो हट ही जाएगी। तो z किसके बराबर आ गया? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर आर। तो यानी यहाँ पर इम्पीडेंस कंडीशन में z सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर आ जाएगा? आर के। हाँ, z जो है बेटा आर के बराबर आ जाएगा। ये वाली चीजें याद रखनी है। हाँ, अब z आर के बराबर आ गया। अब सर्किट का पीक करंट क्या हो जाएगा? पीक करंट यानी सर्किट का पीक करंट आई नॉट, सर्किट की पीक वोल्टेज वी नॉट अपॉन, अब इम्पीडेंस सिर्फ और सिर्फ कितना है? इम्पीडेंस कितना है भाई? z की वैल्यू कितनी है? आर। तो बस करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करंट की वैल्यू यहाँ हो गई वी नॉट बाय आर। ठीक है, तो अब रेजोनेंस कंडीशन में देखो बेटा क्या हुआ। रेजोनेंस कंडीशन में जेड की वैल्यू क्या हो गई? मिनिमम। क्यों? क्योंकि इस केस में जेड किसके बराबर आ गया? सिर्फ आर के बराबर। भाई पहले तो एक्सएल माइनस एक्सी था, एक्सएल माइनस एक्सी में मान लो कोई छोटी सी वैल्यू भी आई बट वो आर स्क्वायर में ऐड हो रही थी ना, तो यानी उन केसेस में जेड की वैल्यू बड़ी थी। लेकिन जब जेड इक्वल्स टू आर हो गई तो यानी रेजोनेंस कंडीशन में तुम्हारा सर्किट का इम्पीडेंस क्या हो गया? सबसे कम, और करंट क्या हो गया? सबसे ज्यादा। भाई अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट क्या होगा? बताओ, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा? ज्यादा। यस मैम। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट ज्यादा हो जाएगा।
और इसीलिए इसी कंडीशन को बोला जाता है रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है? जब सर्किट में करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, और रेजिस्टेंस क्या हो जाए, मिनिमम। भाई करंट ही तो ज्यादा चाहिए सबको, करंट ज्यादा चाहिए हमें। तो करंट ज्यादा कब होता है? जब हमारा रेजोनेंस कंडीशन होगा, और रेजोनेंस कंडीशन में हाईलाइट किया हुआ है एक्सी जो है एक्सएल के बराबर हो जाएगा। बराबर करेक्ट। होगा। पावर Yes, फैक्टर ma'am. भी देखो क्या हो जाएगी थर्ड केस में, पावर भी P इक्वल्स टू IRMS VRMS। कॉस फाई कितना होता है रेजिस्टेंस के केस में? 1। तो पावर भी क्या हो गई इस केस में? पावर भी मैक्सिमम हो गई, Yes, करंट ma'am. भी मैक्सिमम हो गया, पावर भी मैक्सिमम हो गई। Yes, ma'am. बढ़िया है, यही चाहिए। रेजिस्टेंस मिनिमम कर दिया, तो ये चीज याद रखनी है, ये होगा। आ जाओ आगे। अब निकालते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, कि वो वाली फ्रीक्वेंसी जहां पर हमें रेजोनेंस मिलेगा। तो एक्सी एक्सएल के बराबर है। एक्सी कर दिया 1/ω_c, एक्सएल की वैल्यू ω_L। इस एल को Omega L. नीचे ले आओ 1/LC, ओमेगा को वहां ऊपर ले जाओ, ω² हो गया जी। ठीक है, ओमेगा का रूट लिख दो यहाँ पे, तो 1/√LC। तो ये तुम्हारी ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो याद रखना, अगर पूछेंगे कि रेजोनेंस कंडीशन है तो रेजोनेंस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो ये फॉर्मूला याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला स्टार मार्क, ठीक है। अगला, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा क्या 2 होता pi है? F. 2πf। तो यहाँ पर 2πf Yes, ma'am. लिख दो, 2πf लिख दो। फ्रीक्वेंसी f रहेगा, 2π को नीचे ले जाओ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी आ गई 1/2π√L/c। सही है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक किसी को दिक्कत? Yes, ma'am. यहाँ तक समझ में आया? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो बढ़िया, ठीक है। इसके बाद बनाते हैं हम लोग ग्राफ। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाओगे? देखो, हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये फ्रीक्वेंसी। कैसे बनाओगे बताओ बेटा? अगर एक्सेल के बीच में बनाना है, तीन चीजें हैं। एक तो एक्सेल ड्रॉ करना है, एक एक्सी ड्रॉ करना है, और एक रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। तो रेजिस्टेंस एज इट इज आ जाएगा, इंडिपेंडेंट। भाई रेजिस्टेंस नहीं करता। आप फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ा लो, रेजिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। Yes, ma'am. रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा? पढ़ा था करंट उसमें, इलेक्ट्रिसिटी पे। बताओ, टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर से चेंज होगा, पढ़ा था ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में। क्या मैंने वहां Yes, बताया ma'am. था? क्या मैंने वहां बताया था कि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी से चेंज होगा? Yes. No, ma'am. किसी ने कहा यस मैम। भाई मैंने नहीं बताया, मैंने कह दो कि कल को मैम ने गलत पढ़ा दिया। मैंने कब पढ़ाया कि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, मैंने बताया तो टेम्परेचर पे करेगा, फ्रीक्वेंसी पे नहीं करेगा। ठीक है, आ जाओ भाई। तो इंडिपेंडेंट आ गया, तो रेजिस्टेंस का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के केस में ऐसे बनेगा। अब दूसरा बनाना है एक्सएल का। तो एक्सएल क्या होता है भाई? ω_L। तो यानी ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सएल ऐसे बनेगा सीधा। Yes, तो ये ma'am. वाला ग्राफ एक्सएल का हुआ। तो जब भी आर और पानी एफ, चढ़ता 2 मिनट हाँ, मैं छाड़ तो नहीं थी। बस 2 मिनट छड़ देता, अभी 2 मिनट रुक जाओ। अब बात आई एक्सी की। अब एक्सी क्या होता है भाई? 1/ω_c। तो Omega यहाँ C. इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ओमेगा के, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में भाई ऐसा ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पर एक्सएल और एक्सी दोनों मिल गए, वही कौन सी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी? एफ फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यस, ये जो पॉइंट है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का पॉइंट है। ठीक है, बस आप लोग इतना रिवाइज कर लेना। अगली क्लास में जो जो कुछ टर्मिनोलॉजीज बच गई हैं वो हम लोग करेंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास में पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है मैम, वो Yes, क्वेश्चन Yes, ma'am. पिछली क्लास में रह गया था। क्या? मैम एक क्वेश्चन रह गया था पिछली क्लास में, मैम हो नहीं रहा था वो।
अच्छा वो लास्ट क्वेश्चन नहीं, उसमें उसमें हमने ना डिजिट्स गलत ले ली थी उस वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें ये शेयर कर दूंगी ये वाले नोट्स। ठीक है बेटा, 5 से लेके कहाँ तक पढ़ा है हमने, 14 तक पढ़ा है, बट मैं 16 भी भेज दूंगी, 5 से 16। अगर किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो। मैम वो पॉइंट क्या था? कौन सा पॉइंट? एक्सएल और एफसी का वो था रेजोनेंस, रेजोनेंस पॉइंट, जहां पर दोनों बराबर हो गए, जहां पर एक दूसरे को मीट कर गए, वो रेजोनेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, बताओ क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आज क्या पढ़ाया तुमने? पावर एंड पावर एंड Profile. Profile. Power and yes, ma'am. Okay. Bye everyone. Good night. Bye, ma'am. Good night. Bye. Bye. Bye.